गुड इवनिंग बच्चे लोगों। तो आप लोगों ने अब तक प्रोस्पेक्टस का चैप्टर मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ साथ में शेयर कैपिटल के जो सेक्शंस हैं उन लोगों को भी मेरे साथ में पढ़ लिया होगा। क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो भी देख लिए होंगे। तो अगले सेगमेंट पे आपको लेके आ रहा हूं मैं, जहां पे हम लोग सेक्शन नंबर 71 से लगा करके 87 तक बात करने वाले हैं, यानी कि डिबेंचर्स। देन हम लोग इसमें चार्जेस को, डिपॉजिट वाला चैप्टर जो हमारा डिबेंचर डिपॉजिट एंड चार्जेस वाला जो चैप्टर है, उन तीनों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए जी, फटाफट से आप लोगों से बात शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले डिबेंचर का मीनिंग डेफिनेशन देख लीजिए। डिबेंचर में इंक्लूड होता है डिबेंचर स्टॉक, उसके अलावा इसमें कवर अप होता है बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। बराबर, चाहे उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज हो चाहे नहीं हो, चाहे एसेट कोई चार्ज के अंदर यानी मॉर्गेज के अंदर हो या नहीं हो, यानी सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही हो सकता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगला जो हमारे पास में पॉइंट है, काइंड्स ऑफ डिबेंचर, वो सबको पता है। सिक्योर जिसके पीछे कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज में होती है, अनसिक्योर जहां पे किसी तरह की एसेट्स का कोई भी मॉर्गेज नहीं होता है, रिडीमेबल जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, इरिडीमेबल कंपनी नाउ टाइम इशू नहीं करती है तो पढ़ने का जरूरत नहीं। बेयरर वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, रजिस्टर्ड जिसके ऊपर पर्सन का नाम लिखा है। नॉन कन्वर्टेबल जो आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल जो शेयर्स के अंदर जाकर के कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टली जो कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा कुछ पार्ट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोविजंस के ऊपर अगर बात करूं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर इशू करना है तो कंपनी में इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स, चाहे होली या पार्टली, कैसा भी कर सकती है रिडेम्पशन के टाइम पे। और इसके लिए उनको पास करना पड़ेगा अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन, याद करके जाओगे, एसआर पास करना पड़ेगा। हालांकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करने हो अगर सिंपल वाले, तो उसके लिए कोई एसआर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बराबर, डिबेंचर्स के साथ किसी तरह का कंपनी कोई वोटिंग राइट भी नहीं देगी आप लोगों को। डिबेंचर होल्डर्स को अपने को ध्यान में रखना है। नाउ कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स के लिए यहाँ पे हमारा जो शेयर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 है, वो कुछ रूल्स के बारे में बात करता है अगर आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं तो। सबसे पहला बोला गया टाइम ऑफ रिडेम्पशन, देख लीजिए, एमसीक्यू के लिए भी काम आएगा। द डेट ऑफ इट्स रिडेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। रिडेम्पशन का डेट 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो प्रेफरेंस शेयर का था, ये डिबेंचर का है। प्रोवाइडिंग दैट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी में इशू सिक्योर डिबेंचर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर, लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 10 से 30 साल तक का भी हो सकता है। बराबर, 10 साल से ज्यादा, लेकिन 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबके सबसे पहले वहां पे भी यही पॉइंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होना चाहिए। वहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि 21 ईयर से आप लोग क्या शुरुआत 20 था और 30 था, 21 ईयर से अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए था कि ऑप्शन के ऊपर रिडम्पशन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बराबर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड बैंकिंग कंपनीज अगर है, या ऐसी कंपनीज जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने, अदर अथॉरिटी ने अलाउ किया हो, परमिट कर रखा हो, तो वो 10 साल से ज्यादा के लिए रिडेम्पशन वाले डिबेंचर इशू कर सकती है। लेकिन 30 साल से ज्यादा, 30 ईयर से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज, बट ऑब्वियसली सिक्योर डिबेंचर है ऑन द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी हैविंग अ वैल्यू, जो पेमेंट के इंटरेस्ट और मेन अमाउंट के पेमेंट के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। इतना एसेट तो सिक्योरिटी के अंदर होना ही होना चाहिए। सिंपल सा हमारा पॉइंट है, तो इतना तो सिक्योरिटी होगा बराबर से, जिससे लोन का और उस पर इंटरेस्ट का पूरा पूरा पेमेंट हो जाए। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अच्छा पॉइंट है। अ कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। बराबर, यानी जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उससे पहले पहले डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, और एक डिबेंचर ट्रस्टी बनानी पड़ेगी कितने टाइम में, 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। यानी ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट पहले हो जाएगा, ट्रस्ट डीड एक बार अलॉट हो जाए उसके 60 दिन के अंदर अपने को बना लेनी चाहिए। बराबर, द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर, जो आपने चार्ज या मॉर्गेज किया है वो डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर के अंदर हो सकता है, चाहे फिर वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसा भी हो, कहीं पर भी सिचुएटेड हो, उसको आप ट्रस्टी के फेवर में मॉर्गेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्टी घर पे लेके जाएगा, वो सारे डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे इनको हेल्ड कर रहा है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, डिबेंचर सर्टिफिकेट बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ लेंगे, कोई खास टेंशन नहीं। टाइमिंग वाइमिंग देख लीजिएगा, 1 मंथ का है। अच्छा पॉइंट आता है डिबेंचर ट्रस्टी का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, देखिएगा। No company shall issue a prospectus or make an offer or invitation to public or to its member exceeding 500। बच्चों समझना, no company shall issue a prospectus or make an offer or invitation to the public। बराबर, या तो पब्लिक को दे रहे हो या अपने मेंबर्स को दे रहे हैं, एक्सीडिंग 500, 500 से ज्यादा अगर लोग हैं, अपने मेंबर को बोल रहे हो और वो 500 से ज्यादा है, तो उस वक्त तक आप इश्यू नहीं कर सकते हो, अनलेस बिफोर सच इश्यू ऑफर अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी।
तो अगर आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो बराबर, या फिर ऐसे मेंबर्स को कर रहे हो, अपने मेंबर्स को कर रहे हो जो 500 से ज्यादा हो, पब्लिक और इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500 अगर वहां पे है, तो अपने को डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, वन या मोर डिबेंचर ट्रस्टी बराबर। इसके लिए दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, एक तो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम वो जो प्रोस्पेक्टस बना रहे हो उसके अंदर अपने को देना पड़ेगा, और डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस की यहाँ पे ट्रस्टी हैव गिवन देयर कंसेंट टू बी अपॉइंटमेंट, कि भाई ट्रस्टी ने अपॉइंट होने के लिए अपना कंसेंट जो है वो दे दिया, अपॉइंट भी कर दिया और उसने कंसेंट भी दे दिया है बराबर। तो 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली आपको डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, याद रख के जाओगे। अब इसकी कई सारी डिस्क्वालिफिकेशन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले लोग डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते, जिनमें सबसे पहले आता है बेनिफिशियल शेयर होल्डर। याद रखिएगा, अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो नॉन बेनिफिशियल वाला है वो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन बेनिफिशियल वाला अपॉइंट होने वाला नहीं है बराबर। तो सर नॉन बेनिफिशियल होल्डर वाले पॉइंट्स अपन लोगों ने पढ़े हुए हैं बराबर, जहां पे आपका नाम है लेकिन बेनिफिट्स नहीं है, तो आप वहां पे डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हो। अगर वो इंडेप्टेड टू द कंपनी है, यानी कंपनी का इंडेप्टेड टू द कंपनी है, और इट्स सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी का वो कौन हो गया है, कंपनी का डेटर है, कंपनी उससे पैसा मांगती है, चाहे कंपनी चाहे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कैश, और सिस्टर कंपनी या फॉलो सब्सिडरी कंपनी मतलब होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी कंपनी भी है वो भी यहाँ पे कवर होगा, उनसे अगर आपका डेप्ट ड्यू है तो ये बंदा भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। या यहाँ पे अगर कोई ऐसा है एंटर्ड इनटू गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर और इंटरेस्ट, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसने गारंटी दे रखी है कि भाई कंपनी के जो भी डिबेंचर्स हैं उनके लिए मैं सिक्योरिटी देता हूं, उनके पेमेंट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के लिए मैं गारंटी देता हूं कि कंपनी नहीं कर पाई तो मैं पे करूंगा, ऐसा बंदा भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके अलावा कंपनी का प्रमोटर है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का केएमपी है, अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इवन सिर्फ कंपनी नहीं पूरी कैश यहाँ पे लिख दी, कैश सिर्फ लिखी है यहाँ पे, वो फॉलो सब्सिडरी नहीं लिखी है, सिस्टर वाली जो अपनी कंपनी थी, तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट, अगेन कैश वाला पॉइंट है, यानी कैश का अगर कोई प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी है, इवन ऑफिसर या एम्प्लॉय भी है, तो वो पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डिबेंचर ट्रस्टी बराबर। इज बेनिफिशियली, ऐसा पर्सन जो बेनिफिशियली एंटाइटल है मनी का विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी, यानी ऊपर बने बड़ा कंपनी का डेटर, ये बंदा कंपनी का क्रेडिटर हो गया, मतलब कंपनी उसको पैसा पे कर रही है, कंपनी से वो एलिजिबल है पैसा लेने के लिए, अदरवाइज देन इन रेम्यूनरेशन पेबल टू द डिबेंचर ट्रस्टी। हाँ, अब पैसा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होने के बाद भी पैसा लेने के लिए एलिजिबल तो होगा वो, लेकिन इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। और किसी तरह से अगर कंपनी उसको पैसा पे करती है तो फिर वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा बराबर। उसके अलावा प्रमोटर का जो ऊपर आपने पढ़ा था उसका रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर और एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज ए डायरेक्टर और केएमपी, यानी डायरेक्टर और केएमपी या प्रमोटर का रिलेटिव। तो इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट ही कर देना भले आप बराबर से, वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। और देन उसके बाद हैज एनी फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी अमाउंटिंग टू, अगर इतना रिलेशनशिप उसका कंपनी के साथ में सेट है, कल भी ऐसा पॉइंट आया था, मतलब प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी एक पॉइंट अपना इसी तरह का था, कितना रिलेशनशिप अमाउंट बोला है 2% ऑफ द 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब है नहीं, विच एवर इज लोअर, यानी ग्रॉस टर्नओवर का 2%, ग्रॉस टर्नओवर या इनकम का 2% या 50 लाख बराबर, बहुत सीधा सा हो गया। इनमें से जो भी लोअर आता है, जो भी लोअर अमाउंट निकल करके आया, उतना अगर उस पर्सन का कंपनी के साथ में फाइनेंशियल रिलेशनशिप है बराबर, कब, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर करंट ईयर में, पिछले 2 सालों में कभी भी है बराबर, या करंट ईयर में जब तक अपॉइंटमेंट करने की बात आ रही है तब तक ऐसा वो रिलेशनशिप उसका बना है, तो ये बंदा भी डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि ये बंदा भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा बराबर से। तो बहुत सीधी सीधी सी बात थी, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, तो ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम कोई भी है उसका 2% आपने निकाल लिया बराबर से, और 50 लाख रुपीस, ये हायर अमाउंट छोड़ दीजिए, 50 लाख इनमें से जो भी कम है, तो जो भी अमाउंट निकल करके आया उतने से अगर कंपनी के साथ उसका कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, भले ही पिछले 2 सालों के अंदर हो या अभी करंट ईयर के अंदर भी हो, तो ये पर्सन अपॉइंट नहीं हो पाएगा, अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए
बराबर, क्लियर कट मैटर है, एकदम सिंपल सा। समथिंग जो ठीक है, इसके अपने को जरूरत नहीं है कि कहां से अपॉइंट होगा, फंक्शन उसके बहुत सिंपल है, प्रोटेक्शन करेगा डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को। फिर एसेट्स जो भी है, एंश्योर एसेट ऑफ द कंपनी आर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज, कंपनी के पास जो भी एसेट है वो सफिशिएंट है पेमेंट के लिए, चेक करेगा। इंश्योर करेगा कि कंपनी ने कोई ट्रस्ट डीड के प्रोविजन तो ब्रेक नहीं कर दिए। मीटिंग कॉल करेगा डिबेंचर होल्डर की जब भी जरूरत होगी, और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब कुछ करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लायबिलिटी ये है कि कहीं पर भी अगर गिल्टी ऑफ ब्रीच हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ही इज लायबल फॉर डैमेजेस, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर पढ़ करके जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। फिर हमने कहा कि सर ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बच्चों इसमें आ चुका है पूरा पूरा अमेंडमेंट, बराबर, पूरा चेंज हो चुका है। नया वाला पढ़ के जाओगे, सर कहां से पढ़ोगे आप, अभी यहाँ पढ़ाओगे क्या? नहीं जी, यहाँ पे हम समय नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। मैं इसी वीडियो के इसी लेक्चर के लिंक में आपको अमेंडमेंट की मेरी क्लास का लिंक दे दूंगा। छोटी सी अमेंडमेंट की क्लास है इस बार नवंबर 20 के लिए। जो जो अमेंडमेंट है उसका पहला पॉइंट यही है डीआरआर का, वहां जाकर के आप उसको पूरा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा डीआरआर जो है वो आपको समझ आ जाएगा। तो उसके अलावा एक और बढ़िया चीज है, जिन लोगों ने अकाउंट्स के अंदर इसको पढ़ा हुआ है भाई, तो उनको तो किसी तरह की कोई टेंशन यहाँ पे आने वाली ही नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डीआरआर हो गया जी, हो गया जी, हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाओ। हाँ, पूरा पढ़ने के बाद रेमेडीज क्या है डिबेंचर होल्डर को, चलिए रेमेडीज का पॉइंट आपको मैं पढ़ा देता हूँ बहुत फटाफट से। दो तरह के रेमेडीज है बच्चों, 79 9 की भी और 10 की भी। हमने कहा सर 9 और 10 की क्या रेमेडीज है, हमको बता दो। सिचुएशन देखो बच्चों, सबसे पहले दो, where at any time the debenture trustee comes to a conclusion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to discharge the principal amount as and when it becomes due। बच्चों सिचुएशन समझना, इनसफिशिएंसी, किसी भी टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टी को ये लगता है कि कंपनी का एसेट जो है भाई वो पेमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है ना, पेमेंट तो 5 करोड़ का एसेट 2-3 करोड़ की हो रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास में एक पिटीशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा, ऑर्डर देगा, नया कोई लायबिलिटी रेस करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि फर्दर लायबिलिटी, अभी तक पुराना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, नया ले रहे हो भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ, बराबर, नया लायबिलिटी लेने से मना कर देगा। इतना काम इसमें होने वाला है। अब इसी का सेकंड पार्ट है फेलियर टू रिडीम। ये तो ड्यूरिंग द टाइम ही हो गया था, लेकिन जब रिडम्पशन की डेट आ गई और कंपनी फेल्स टू रिडम्पशन है, ना तो इंटरेस्ट पे कर पा रही है ना इनका पेमेंट कर पा रही है, फिर से ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। सर कौन जाएगा? पहले तो डिबेंचर ट्रस्टी जा रहा था, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर तक आ चुका है, सर के ऊपर से निकल रहा है, तो डिबेंचर होल्डर चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो खुद भी जा सकता है। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? बट ऑब्वियस है, पेमेंट का ऑर्डर करेगी, और क्या करेगी? ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर करेगी द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर ऑन अ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और बच्चों यहीं से वाइंडिंग अप का रास्ता भी निकलता है। अगर कंपनी पेमेंट कर देती है, एसेट को बेच के पेमेंट करो, कैसे भी करो, और नहीं तो फिर वाइंडिंग अप का रास्ता भी यहाँ से अपने को दिखता है। बराबर, ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी को और जो भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, दोनों की बात को सुनेगी, और अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया तो पेनल्टी लगाने का काम है, जो आप लोग पढ़ लोगे। डिबेंचर शेयर्स का डिफरेंस आप सब लोगों को अच्छी तरह से आता है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। खत्म हो गया बच्चों, चैप्टर उड़ा दिया हमने, खत्म कर दिया। हालांकि मैंने जो लिस्ट बनाया, जो पुराना आरटीपीस वगैरह है, तो कहीं पर भी इसमें डिबेंचर्स के क्वेश्चन अपने को नहीं दिख रहे हैं। बराबर, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि डिबेंचर ट्रस्टी का पॉइंट अपना जो है, और वो जो इस बार अमेंडमेंट हुआ है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, उसको पक्के से पढ़ करके जाना भाई, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। तो पक्के से पढ़ करके जाना है, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। चलिए जी, अगले चैप्टर की तरफ लेके आता हूं बच्चों। धुआंधार जबरदस्त वाला चैप्टर है, खूब क्वेश्चन बन रहे हैं इसके ऊपर से, हर बार एक क्वेश्चन अपने को दिख ही रहा है, चाहे एमटीपी हो, चाहे आरटीपी हो, चाहे पेपर हो, कुछ भी हो, इसका क्वेश्चन तो नहीं छोड़ता। पिछले नवंबर अटेम्प्ट में भी आया है। बराबर, तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। फटाफट देखते हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स भी इसके अंदर हैं, कुछ बड़े पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले तो भैया डिपॉजिट होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह तो ठीक है, इसकी सेक्शन 2 क्लॉज 31 में आपको दे रखी है, कोई भी पैसा जो कंपनी रिसीव करती है जो डिपॉजिट की तरह से, जो लोन की तरह से है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे बढ़िया है कि कंपनी पैसा ले तो रही है, लेकिन ये कैटेगरी में अगर पैसा आ रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो पब्लिक डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बराबर, अब इनमें से भी आपको टेंशन कहां है वो पॉइंट देखता हूं, मैं सारे पढ़ा देता हूं आपको। सबसे पहला, गवर्नमेंट से जो भी पैसा आया भाई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आया, एनी अदर सोर्स हुज पेमेंट इज गारंटेड बाय द, या तो सीधा सीजीएसडी से आया, या इन लोगों ने कोई गारंटी वारंटी देके रखा है।
या लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तुमको पैसा दे दिया है ना, या एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसी से भी पैसा आया वो पैसा आपका इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 231 के हिसाब से डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, उस पर ये सेक्शन नहीं लगेंगे। अल्टीमेटली मतलब ये है, बराबर। फिर बच्चों फॉरेन गवर्नमेंट से जो तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा, कहानी खत्म। बैंकिंग कंपनी से लोन ले रहे हो वो भी डिपॉजिट के सेक्शंस नहीं लगेंगे। पीएफआई से जो लोन आ रहा है उस पर भी डिपॉजिट के सेक्शंस नहीं लगेंगे। फिर बच्चों कमर्शियल पेपर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके थ्रू और कोई नोट के थ्रू तुमने पैसे बैंक में जमा करवा करके पैसे लिए, जैसे अपन बीआर में करते हैं ना, डिस्काउंटेड करवाते हैं, तो एनी अमाउंट अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय आरबीआई, तो वो जो पैसा आपके पास आ रहा है वो भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लोन रिसीव फ्रॉम द अनदर कंपनी, किसी और कंपनी से लोन रिसीव किया है तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आने वाला नहीं है, अपने को ध्यान रखना है, बराबर। फिर अगला अमाउंट जो आप लोगों को बोला है बच्चों, बहुत सीधा सीधा सा है, मैं स्टडी मैट भी साथ में लेकर के बैठा हूं ताकि कहीं पर भी कुछ पॉइंट हो तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से देख सकें। हाँ जी, फिर बच्चों अगला पॉइंट आया शेयर एप्लीकेशन मनी। आप जानते हो शेयर एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी अपने पास आ गया, जो या कॉल्स इन एडवांस हमारे पास में आ गया, या any amount received and held towards subscription of security so long as such amount is appropriated only against the amount due, सिर्फ अलॉटमेंट में या रिफंड में काम आएगा, उसको भी डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं लेना है। तो आपका स्टडी मटेरियल इस पॉइंट को कुछ अलग तरीके से और समझाता है, वो भी सुन लीजिए, स्टडी मैट खोल के बैठ जाना नहीं तो। Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provision of the act towards subscription of any security, इंक्लूडिंग इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी है, एडवांस पेमेंट आपके पास में आ रहा है, पेंडिंग अलॉटमेंट पड़ा हुआ है, सो लॉन्ग एज अमाउंट इज एप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट, जैसा मैंने शॉर्ट में यहाँ पे करके लिखा। तो अल्टीमेटली बात वही हो गई कि शेयर्स पे जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो इस कैटेगरी के अंदर कवर होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को बहुत आराम से काम हो रहा है। चलिए फिर आपको आगे लेकर के चलता हूं इसके अंदर, और इसमें देखिए अब आप आगे अगला पॉइंट जो है इसी में मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देके रखे, वो भी मैं पढ़ देता हूं, चलिए आपके लिए। If the securities for which application money or advance for such securities were received cannot be allotted within 60 days from the date of receipt of application money or advance for such securities, and such application money or advance is not refunded to the subscriber within 15 days from the date of completion of 60 days, such amount shall be treated as a deposit under these rules। बच्चों मेरी लाइन को बात बहुत ध्यान से सुन लेना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। If the security for which application money or advance जो भी आया वो आपके पास पैसा आया, लेकिन आपने 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं किया, आप लोग जानते हो, तो आप ये भी जानते हो कि अगले 15 दिन में आपको पैसा वापस करना होता है। 60 दिन खत्म होने के तो पड़ गया अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में, 15 दिन में पैसा वापस करना है। अगर ये पैसा 15 दिन में वापस नहीं किया, देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर दीज रूल्स, तो उस पैसे को डिपॉजिट मान लिया जाएगा। ये याद कर लोगे अच्छी तरह से, बराबर। तो ये अपने को बना एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट फॉर एनी पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड, वो ठीक है, एडजस्टमेंट को रिफंड नहीं मानते, पैसा ये वाला तो रिफंड ही करना होता है, नहीं किया तो उस केस के अंदर ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बढ़िया पॉइंट है, नया पॉइंट है, याद रख के जाओगे, बराबर। देन ये वाला पॉइंट भी बहुत जोरदार है, अभी क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके ऊपर, खूब सारे हैं अपने पास क्वेश्चन। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, सुनना, उसको भी हम नहीं मान रहे, मतलब एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर से पैसा मिला आपको, बराबर से, कंपनी कोई भी हो सकती है, और कंपनी का चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पब्लिक कंपनी नहीं लिखा है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर से आया तो भी नहीं, उसके रिश्तेदार से आया, रिलेटिव से आया तो भी वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब सुनना, एक पैराग्राफ इन्होंने बहुत जोरदार लिखा है, provided that the director of company or relative of director of private company as the case may be from whom money is received, पैसा तो आ ही रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं है, लेकिन आगे क्या बोला है, furnishes to the company at the time of giving money, एक डिक्लेरेशन वो लोग देंगे राइटिंग के अंदर, that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowings or accepting loan or deposit from others, बराबर, एंड द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स इन द बोर्ड रिपोर्ट, वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई ये पैसा उन्होंने किधर से उधार नहीं लिया है, कहीं से बोरो नहीं किया है, नॉट बीइंग गिवन आउट फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम, या कहीं से बोरो नहीं किया, और कंपनी इसको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज भी करेगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है, बराबर। इस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, वो भी अभी देख लेंगे, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्या होना चाहिए था। चलिए फिर क्या आया,
एनी अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, बहुत सीधा, डिबेंचर का पैसा इसमें काउंट नहीं होगा। अब अगला पॉइंट भी देखिए, इसके साथ भी एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, आपको रेगुलर क्लास में भी मैंने अलग से बता दिया था। वो है एनी अमाउंट, किधर गया भाई, फ्रॉम एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई से जो पैसा आ रहा है। लेकिन इसके आगे एक छोटी सी लाइन मैंने आप लोगों को नोट करवा दी थी, जो मैं स्टडी मेट से पढ़ रहा हूँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सुन लेना। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग इज एनुअल सैलरी, समझना। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कुछ पैसा दे रहा है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, बराबर, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है। भाई कई बार हम एम्प्लॉय से पैसा लेते हैं, भाग भाग तो नहीं जाओगे भैया, तो अपना पैसा कुछ हमारे पास में जमा कराओ। तो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर। अब हमने कहा अच्छा, इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, मतलब ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट, जनरली ये वाले जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, भाई आज हमारे हमने किसी को नौकरी पे रखा और उससे 10,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट का रखवाया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप खुद ही सोचो ना, आज मैंने एक मकान या जगह किराए पे ली, तो जो लैंडलॉर्ड था उसने बोला 50,000 एडवांस देना पड़ेगा, दे दिया मैंने, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट थोड़ी पे कर रहा है, वो तो नॉन बियरिंग ही होता है, कुछ नहीं दे रखा है तो नॉन बियरिंग ही मानोगे, बराबर। लेकिन यहाँ सैलरी से ज्यादा पैसा अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया है तो क्या करना सर, तो बेटा पूरा का पूरा पैसा, ऐसा नहीं वहां तक नहीं, वो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का पार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इसके अंदर एक बढ़िया पॉइंट था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, सेम उसी तरह से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट, ट्रस्ट में अगर आ रहा है, भरोसे पर पैसा आ रहा है, किसी और का पैसा आ रहा है बराबर से, तो भी इसको कवर नहीं करना है। फिर सर और क्या है, सप्लायर से अगर बच्चों किसी तरह का एडवांस आता है, बिजनेस के अंदर सप्लायर वगैरह से पैसा आता रहता है, आप लोग जानते हो, वो भी काउंट नहीं करना है। फिर बच्चों एनी अमाउंट ब्रॉड इनटू बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम लेंडिंग, भाई कंपनी जब चालू हो रही थी तो जो प्रमोटर्स लोग थे उन्होंने बैंक से कुछ पैसा लिया था, अनसिक्योर्ड लोन कुछ उन्होंने लिया था और वो कंपनी में लेकर के आए थे, वो भी यहाँ ये सेक्शन के अंदर वो प्रोविजन भी, वो पॉइंट भी काउंट नहीं होंगे। फिर वो जो निधि कंपनी जो पैसा एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, बराबर। सेम उसी तरह से चिट फंड के अंदर जो पैसा आता है, उनका भी काम लोगों से डिपॉजिट लेना है, तो उनपे भी ये प्रोविजन लगने वाले नहीं, उनके सेक्शन में अलग प्रोविजन बने हुए हैं, बराबर। फिर बच्चों अगला पॉइंट है एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी एनी अदर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर है उसमें अगर पैसा आ रहा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब क्या होता है सर बच्चों, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो स्कीम है जहां अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करती है, लोगों का पैसा लेती है और उसको कलेक्ट करके देन जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उनको रिटर्न दिलवाती है और बदले में इनको भी इनका कमीशन मिलता है, बराबर। फिर एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख और मोर रिसीव बाय अ स्टार्टअप कंपनी, बच्चों सुनना, 25 लाख या इससे ज्यादा, कम हुआ तो काउंट हो जाएगा, लेकिन 25 लाख या उससे ज्यादा रिसीव हुआ एज अ स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, बराबर, जो आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स, 5 साल से ज्यादा नहीं है, अपने को पता है इनका टाइमिंग ही 5 साल का होता है स्टार्टअप कंपनीज का। इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन। स्टार्टअप कंपनी का मतलब दे दिया, पहले ही पढ़ चुके हैं, इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब आपको स्टार्टअप डिक्लेयर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास जाके। कन्वर्टेबल नोट भी हमने बता दिया कि डेप्ट के नोट है जो आगे जाकर के इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से उनको कन्वर्टेबल नोट बोलते हैं, सिंपल है। और कोई भी ऐसा अमाउंट जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड के नाम से आ रहा है, वो पैसा, तो ये सारे वेंचर से कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है, बराबर। तो जैसे शेयर्स डिबेंचर का पैसा डिपॉजिट के सेक्शंस नहीं लगेंगे, वैसे इन पे भी डिपॉजिट के सेक्शंस नहीं लगेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है, यहां तक भी कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बात शुरू करते हैं हमारी फटाफट से। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, आगे हमारी बात शुरू होती है और हमारी बात क्या कहती है भाई, जल्दी से देख लो फटाफट से। हमारी बात आगे कहती है हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, भैया डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है, तो हमने कहा डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एनी कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी हो बच्चों, मेंबर से तो कोई भी ले सकता है, लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ लेगी एलिजिबल पब्लिक कंपनी और कोई नहीं। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पढ़ के जाना पक्के से, मींस पब्लिक कंपनी रेफर टू सेक्शन 76(1) के अंदर है, जिसका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ का, कम से कम 100, नॉट लेस देन 100 का मतलब 100 करोड़ या मोर, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर मतलब 500 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए, और जो क्या करती है प्रायर कंसेंट लेती है जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, सीधा सा पॉइंट है। अब मेरे ख्याल से स्टडी मेट में इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ पॉइंट आपको दे रखा होगा, एक मिनट आइए मैं चेक कर लेता हूं आपके साथ ही, सर कुछ कुछ पॉइंट और भी है क्या इसमें, तो मैं आप लोगों के साथ में ही इस पॉइंट को भी चेक कर लेता हूं, जहां जहां आप लोगों ने मुझसे कुछ डाउट्स वगैरह पूछे थे, तो वो भी सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। हाँ जी,
तो इसमें बच्चों एक पैराग्राफ आपको देके रखा है जो मैं आपको बता देता हूं अलग से। हाउएवर एन एलिजिबल कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 181 सी, ये देखिए कई लोगों ने आपने पूछा था और मैंने अपने एमसीक्यू वाली बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन देके रखा था, मैंने कहा था इसको याद करना। 181 सी की जो लिमिट्स है उसके अंदर ही अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो ये स्पेशल की जगह पे, ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ा ना आपने, इसकी जगह पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये भी आपको वहां पे दे रखा है तो उसको पढ़ के जाइएगा। मतलब ये है उसका बहुत सिंपल है कि भैया अगर कंपनी, ये तो एलिजिबल कंपनी है लेकिन जितना अमाउंट डिपॉजिट का ले रही है अगर वो सेक्शन 181 सी की रिक्वायरमेंट के अंदर है, सर इसकी रिक्वायरमेंट बताओ बेटा हमको, इस सीए फाइनल में पढ़ना है, इतना अभी टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट दे के रखेगा एमसीक्यू वगैरह के अंदर, तो ओआर से हमारा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये प्रोविजन किन पर एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने कहा भाई बहुत है जिन पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनीज पे लगता नहीं, उनका काम ही है। एनबीएफसी पे लगता नहीं है, वो भी फाइनेंस का ही काम करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे लगता नहीं, और भी कोई जिसको आरबीआई प्रिस्क्राइब कर दे वो उस पर ये सीधा सीधा सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे आरबीआई के कंसर्न से, उस पर ये डिपॉजिट के प्रोविजन लगने वाले नहीं। बच्चों कंडीशंस क्या है, बहुत सिंपल है, आप लोग खुद ही पढ़ लोगे। रेजोल्यूशन पास कर लिया हमने, उसके अलावा आरबीआई के रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी मेंबर्स हैं ऐसा इशू करने से पहले उनको सर्कुलेशन भेजोगे, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन, इनका क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर अभी कितने हैं, पेमेंट कितना है, और जो भी बोले वो देना है। और आरओसी को इशू करने के 30 डेज पहले एक स्टेटमेंट बना करके हम लोग भेज देंगे, सिंपल है। फिर बच्चों ये एक पॉइंट ठीक आ जाता है, आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा, लिक्विड रिजर्व बनाना पड़ेगा। भाई लिक्विड रिजर्व कितना सर, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी आप लोग डीआरआर के अंदर जो पॉइंट पढ़ रहे हो, अभी उसमें जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आप पढ़ते हो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी ये सेम पॉइंट है। हर साल के 30 अप्रैल को बना लेना है। हर साल के 30 अप्रैल को सर कितना बनाना है, कम से कम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो मैच्योर होगा अगले साल फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द फॉलोइंग मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में जो भी मैच्योर होता दिखे, एक तरह से अगली 31 मार्च हो गई, इस साल के 30 अप्रैल पर उस अमाउंट के 20% के बराबर लिक्विड में पैसा निकाल करके रख देना चाहिए। इतना सा हमारा मतलब है जो आप लोग ध्यान रखने वाले हो, बराबर। द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस, और किसी पर्पस के लिए यूज में नहीं आएगा भाई, याद रखोगे। फिर बच्चों सर्टिफाइंग दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच डिपॉजिट। समझना, एक और कंडीशन आई, कंपनी ने कोई पुराने कोई डिपॉजिट के रीपेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर ऐसा डिफॉल्ट हुआ और कंपनी उस डिफॉल्ट को ठीक करती है तो 5 साल तक, जब तक 5 साल पूरे नहीं हो गए हो तब तक कंपनी नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। याद करो, ऐसा ही पॉइंट बायबैक के अंदर भी था, बराबर। वहां पे भी सेम पॉइंट था, वहां था बायबैक मतलब आपने कोई डिपॉजिट नहीं किया, उस गलती को ठीक करो तो 3 साल का टाइमिंग वहां पे था कि आप पर प्रोहिबिशन लग जाएगा। यहाँ पे प्रोहिबिशन 5 साल का है, फिर 5 साल तक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इसको पढ़ के जाना। फिर सिक्योर अनसिक्योर कुछ भी हो सकते हैं, सीधी सी बात थी। और क्रेडिट रेटिंग हर साल करवानी पड़ती है आजकल, सिंपल सा पॉइंट है, याद रखोगे ना। तो कंडीशंस तो ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं है। सर प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन दिया क्या, दिया ना भाई। ये जो ए से डी वाली कंडीशन थी, प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ एग्जम्पशंस के पॉइंट है बच्चों, आप लोग पढ़ लोगे, इसमें ज्यादा मुझे कुछ बताने के पॉइंट नहीं है, कि आगे मैं कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करूंगा, उसके अंदर ये पॉइंट मेरे कवर हो जाएंगे, बराबर। मुझे जो लिमिट्स वाला पॉइंट लेना है उसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो एग्जम्पशन क्या सा कौन सी प्राइवेट कंपनीज को है वो आप लोग यहाँ से पढ़ोगे। मैं अब फटाफट से कुछ पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को इसमें और इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो डिपॉजिट की लिस्ट मैंने पढ़ी है सारे क्वेश्चन उसी पे दिए गए हैं, तो वो अपने को पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पीरियड कितना होगा, 6 मंथ्स का होगा। मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 36 मंथ्स का होगा जनरली। समझना, जनरली मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स का, उससे ज्यादा नहीं, 3 साल से ज्यादा नहीं, वापस रिन्यूअल करा लो फिर से 36 मंथ्स का। मिनिमम पीरियड अगर आपको बोले ऑर्डिनरी जनरली कितना होता है, तो फिर आप 3 महीने पे नहीं जाओगे, आप 6 मंथ्स पे जाओगे, इतना ही होता है। क्या 6 महीने से कम का भी हो सकता है, हो सकता है भी 6 महीने से कम का हो सकता है। ये देखो 6 महीने से अर्लियर देन 6 महीने का हो सकता है, ये 3 महीने के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली नहीं है, जनरली 6 मंथ्स ही है। क्योंकि इसके लिए कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सर क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, डिपॉजिट जो है वो पेड अप कैपिटल रिजर्व और प्रीमियम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर सच डिपॉजिट जो आप ले रहे हो वो नॉट एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हो, 10% से ज्यादा नहीं है, तो 3 महीने, भाई कंपनी डिपॉजिट ले रही है और 3 महीने बाद ही वापस रीपे करना पड़ जाए, कंपनी को उस पैसे का फायदा क्या होगा। कंपनी क्या चाहती है कि भाई डिपॉजिट लेंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे, तब तक उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अगर इसके 10% से कम है तो चल जाएगा, और उसके लिए 3 मंथ्स तो उससे कम नहीं होगा, कम से कम 3 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है।
जॉइंट नेम से ले सकते हो आप, इसके मीनिंग मैंने आपको बताए हुए हैं, जॉइंटली, सब मिल करके, आइदर और सर्वाइवर, जिंदा जो भी बच गया, फर्स्ट नेम और उसके बाद सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, सिंपल से पॉइंट है, पूरे पूरे आपने पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, बराबर। कई बार ऐसी चीजें कर दी जाती है ना, कि भाई 3 लोग हैं, एक मरेगा तो बाकी 2, दूसरा मरेगा तो बाकी 1, तीसरा मरेगा तो वो फिर तीनों के लीगल हेयर्स को राइट मिलेंगे, ऐसी चीजें देखी जाती है। अब बच्चों परसेंटेज कितना कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, पक्के से पढ़ के जाना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें कॉमन जो चलता है वो 35% चलता है, जो कॉमन एक आंसर होता है, बाकी सीधा सा है। मैक्सिमम बच्चों कंपनियां दोगे, एक तो कवर्ड है अंडर 73(2) में, बराबर, यानी मेंबर से लेने वाली बात हो गई, बराबर। लेकिन मेंबर से पब्लिक कंपनियां भी ले सकती है, लेकिन हमने एलिजिबल पब्लिक कंपनी को अलग कर दिया, उसका अलग कॉलम बना दिया, तो उसके अलावा जो कंपनियां बच गई उनके लिए रूल काम करेगा मैक्सिमम 35%। प्रपोज और करंट का मतलब है जितना आप तक एक्सेप्ट किया और जितना आप कर रहे हो वो मिला करके पेड अप कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के 35% से ज्यादा। सपोज करो कि ये पेड अप कैपिटल रिजर्व प्रीमियम मिला करके 1 करोड़ का है, बराबर। अब 1 करोड़ का 35% कितना हो गया, 35 लाख, ठीक है। लेकिन पहले से आपने 20 लाख के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर चुके हो आप, तो अब आप सिर्फ 15 लाख के और कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं, सिंपल मतलब है। अब आईएफएससी और प्राइवेट कंपनियां हर बार इनको एग्जम्पशन होता है, ये 100% एक्सेप्ट कर सकती हैं ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी इनके बस आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इनके लिए लिमिट 100% की है, ये 100% के बराबर भी एक्सेप्ट कर सकती है, बाकी के लिए 35%। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 2 पार्ट कर दिए, अगर मेंबर से लेना है तो सेम 10% हो गया इसकी जगह पे, अगर पब्लिक से लेना है अदर देन मेंबर आपको लेना है तो 25% आप ले सकते हो, टोटल मिलाओगे तो अपना 35 होता है, लेकिन लिमिट अलग अलग मैक्सिमम चेक की जाएगी, बराबर। गवर्नमेंट कंपनी जिससे भी लेना चाहे वो ले सकती है, 35% इनके लिए डायरेक्ट लिमिट है, चाहे फिर वो मेंबर से ले, चाहे बाहर वालों से ले, चाहे किसी एक से ले, उनके लिए 35% का रेट फिक्स है, अपने को ध्यान रखना है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी सेम मतलब 100 करोड़ 500 करोड़ याद रखोगे, प्रायर कंसेंट सेम पॉइंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा, आईएफएससी पब्लिक कंपनीज कौन सी होती है बच्चों, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर कंपनियां जो होती हैं, स्पेसिफिक और इकोनॉमिक जोन सेज में होती हैं, इनको स्पेसिफिक बेनिफिट दिए जाते हैं, मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो पॉइंट मैं आपको कह रहा था ना कि वहां मैंने छुड़वाया, वो क्यों छुड़वाया, क्योंकि वो यहाँ पर आने वाला हूं आपको, एग्जम्पशन वाला पॉइंट। प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम की जो लिमिट है 100% की है, उससे हमने एग्जम्प्ट किया, मतलब प्राइवेट कंपनियां 100% से ज्यादा भी ले सकती है। कैपिटल पेड अप कैप, जैसे मैंने कहा भाई ये सब मिला करके 35 करोड़ हो रहा था, सॉरी 1 करोड़ हो रहा था, तो 1 करोड़ का 35%, या प्राइवेट कंपनी हुई तो पूरा 1 करोड़, 100% था ना भाई, देखो 100%। अब एग्जम्पशन का मतलब हो गया तुम 100% से भी ज्यादा ले सकते हो, सर क्या बात कर रहे हो, यस देखो, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या, सबसे पहला प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए 5 साल तक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इन कंडीशंस को पूरा करती हो, देखो कौन सी कंडीशन है, नंबर 1, तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, वही वाली है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, न किसी की सब्सिडरी न किसी की होल्डिंग, बराबर, सॉरी, न किसी की एसोसिएट और न किसी की सब्सिडरी, होल्डिंग नहीं, विच इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी कंपनी, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बराबर। सेकंड नंबर, एंड लगेगा यहां पे भी सेम पॉइंट है, बोरोइंग्स उनका जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कितना, वो लेस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, इससे कम होना चाहिए। सपोज करो वही एग्जांपल हो गया, मेरा कैपिटल है इनकी 20 करोड़ की, उसका ट्वाइस करो तो आ गया 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ और 50 करोड़ में से जो भी लेस है यानी कि 40 करोड़, इससे कम उनका बोरोइंग्स होना चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस कंपनी को हम ये मैक्सिमम वाली लिमिट से एग्जम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते भैया, बराबर। फिर क्या बोला, तीसरी कंडीशन, सच ए कंपनी इज नॉट, वही वाला है सेक्शन 73 के अंदर पहले कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा करते हो तो आपको 100% से भी हमने एग्जम्प्ट कर दिया, आप ज्यादा ले सकते हो। अब जैसे ही ये कहा, कोई वापस पुराने पॉइंट पे आया, सर वहां कुछ 100% लिखा हुआ था, हाँ लिखा हुआ था ना, यानी यहां जो कंडीशन आपको मैंने पढ़ाई उससे अगर बचना है तो फिर आपको 100% से ज्यादा नहीं लेना है, 100% से ज्यादा ले लिया तो यहाँ जो एग्जाम्पशन आपको कंडीशन से दे रहे थे वो नहीं मिलने वाला है, इतनी सी बात है। बाकी प्रोविजन हमारे सेम टू सेम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर, क्लियर। इंटरेस्ट ब्रोकरेज आप लोग पढ़ लोगे, टर्म्स कंडीशन बाद में चेंज नहीं होगी, सिक्योरिटी वगैरह रख सकते हो, जरूर पढ़ लेना। 10 ईयर का ये देख लेना जो वैल्यू और अपॉइंट होगा इसके अंदर चेक करने के लिए, वैल्यूशन करने के लिए उसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमसीक्यू के हिसाब से ठीक पॉइंट है, इसको पढ़ के जाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज, और यहाँ पे भी ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना है बच्चों, इसको पढ़ लोगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिबेंचर ट्रस्टी है वैसा ही इसका ट्रस्टी है, बस एक बार रीडिंग लगा लेना, यहाँ पे सिंपल रीडिंग लगा लेना, आपका काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बच्चों। इनको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा,
रजिस्टर में चीजें वही, नाम, एड्रेस, पैन नंबर, नॉमिनी का नाम, डिपॉजिट रिसिप्ट का नंबर, कितना अमाउंट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, वो सारी चीजें। हाँ, एमसीक्यू के हिसाब से ये चीजें ठीक होती है बच्चों। शैल बी मेड जो एंट्री होगी वो जो भी रिसिप्ट वगैरह इश्यू होता है उससे 7 साल के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, बराबर। सॉरी 7 डेज में, 7 डेज, 7 साल नहीं भाई, 7 डेज में हो जानी चाहिए। मैं वो ईयर यहाँ पे चला गया। द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व इन गुड ऑर्डर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 8 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्रीज में। 8 साल तक आपको रजिस्टर संभाल करके रखना है। रिटर्न फाइल करना पड़ता है इसका भी, जैसे इनकम टैक्स का होता है, बराबर, हर साल के 30 जून को, बराबर। और पिछला 31 मार्च तक का जो भी डिटेल है वो अपने को देना होता है, वो तो आप जानते ही हो। 30 जून अगर 2020 की बात करें तो 31 मार्च 20 तक के जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो आपको भेजने पड़ेंगे। फॉर्म वॉर्म याद रह जाए तो अच्छा है, डीपीटी 3। फिर बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का भी पॉइंट है। हर कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी शैल डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स के अंदर ये देगी कितना पैसा क्रेडिटर से रिसीव हुआ, कुछ अपने पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से और रिलेटिव से कितना हुआ वो भी लिखेगी। और उसके अलावा हर कंपनी जो है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एक वन टाइम रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट इसके अंदर बनाने वाली है, मनी और लोन बाय कंपनी बट नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, बराबर। उनका डिटेल भी इनको देना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बस एक बार रीडिंग लगा लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, हर कंपनी शैल पे अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर द ओवरड्यू अमाउंट। ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, इन केस ऑफ डिपॉजिट चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो कैसे भी हो, अनपेड अमाउंट पे पैनल इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम का। पेनल्टी है, उसके अलावा पनिशमेंट भी है, सेक्शन फॉलो नहीं किया तो ध्यान रखोगे, सिंपल, बराबर। बच्चों ये सब तो आपने पढ़ा 73(2) के अंदर कैसे हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो वापस से आपको बता देता हूं कि सर ये 73(2) का कंसेप्ट क्या था। देखो यहां से मैंने आपको वापस बताता हूं, देखिएगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर मेंबर्स से डिपॉजिट लेना है तो 73(2) है, पब्लिक प्राइवेट दोनों ले सकती है, लेकिन पब्लिक से लेना है तो 76 लगेगा। तो अभी जो पॉइंट अपन ने यहां से देखा अगला वो 76 का ही है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, देखो देखो देखो, फटाफट बताता हूं। तो 76 में वो 73(2) वाली सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, सेम टू सेम जो वहां लिखा है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। क्रेडिट रेटिंग के कुछ पॉइंट हमने बना दिए। ये रेटिंग हर साल करवानी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करेगी। पर्पस है कि लोगों को, डिपॉजिटर होल्डर को पता लगता रहे कि कंपनी का कैपेसिटी बढ़िया है, और हर साल ये करवानी पड़ेगी। चार्ज ऑफ एसेट वो ही है, 30 दिन के अंदर आपको क्रिएट करना है। सेम पॉइंट है बच्चों, सेम पॉइंट है। अब एक छोटा सा पॉइंट आ गया कि रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर। ये जो एक्ट नया लगा हमारा, उसके पहले के जो डिपॉजिट एक्सेप्ट है उनका क्या करना है बच्चों, 3 पॉइंट याद रख लो। सबसे पहला तो फाइलिंग अ स्टेटमेंट, बराबर। जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ, अपना एक्ट लगा 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ वहां से 3 महीने के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट बनाओ कि कौन कौन से डिपॉजिट होल्डर्स के पेमेंट बाकी है, और वो आप भेज दो रजिस्ट्रार को, बराबर। रजिस्ट्रार को भेज दो। फिर रीपे उस वक्त तो 1 साल ही बोला था जब ये नया एक्ट आया था, लेकिन अब बढ़ाते बढ़ाते रीपे कर दिया इन्होंने 3 ईयर फ्रॉम द कमिटमेंट, बराबर। या जो भी मैच्योरिटी डेट है वो उनमें से जो भी अर्लियर हो जाए। फिर जो भी मैच्योरिटी, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर डिपॉजिट, भाई या तो कमिटमेंट से 3 साल या मैच्योरिटी की डेट अगर है, इनमें से जो भी पहले आ रहा है, पहले मैच्योरिटी की डेट आ रही है तो पहले पेमेंट करके छुट्टी करो, नहीं तो 3 साल में तो सारे पुराने पेमेंट खत्म करने हैं, बराबर। रिन्यूअल अगर करवाना हो तो सर ये चैप्टर 5 क्या है बच्चों, कंपनीज एक्ट में ये जो आपका चैप्टर है डिपॉजिट वाला, ये चैप्टर 5 कहलाता है, अपने को ध्यान रखना है। हाँ, ये सीएलबी ने बढ़ाया भी है, मैंने आपको कहा ना पहले तो 1 साल का टाइम दिया था, फिर 6 महीने का और बढ़ा, फिर और बढ़ा। सीएलबी इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। और सेक्शन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगने वाली है 74 की। 75 सेक्शन इस वक्त आपके कोर्स में नहीं है, उड़ा देता हूं इसको मैं। 75 नहीं है भाई, बिल्कुल लिखा हुआ है आप लोगों के आरडीबीएस के अंदर, ये सेक्शन नहीं पढ़ना है। चलो एक सेक्शन कम हुआ आप लोगों का, बढ़िया हो गया। चलो खत्म होने पे पहुंच गए, फिर एक चैप्टर लास्ट बचेगा इस पूरे सेशन में हमारा, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 73 और सेक्शन 76। अगर आपने 73 और 76 फॉलो नहीं किए तो उसके लिए पनिशमेंट 76A के अंदर आपको देके रखा है, बराबर। मतलब वही जो डिपॉजिट वाली अपनी चीजें थी। क्या होगा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, वेयर अ कंपनी एक्सेप्ट और इनवाइट और अलाउ और कॉज एनी अदर पर्सन टू एक्सेप्ट और इनवाइट्स बिहाफ ऑफ डिपॉजिट। मतलब सिंपल अगर बोलूं तो 73 76 को फॉलो नहीं किया, बराबर। जब आपने एक्सेप्ट किए थे उसी तरह से आप इन सेक्शन के हिसाब से पे करने में फेल हो गए, या तो इन सेक्शंस को फॉलो करके एक्सेप्ट नहीं किया, या जब रीपे करना था तो इन सेक्शंस के हिसाब से आपने रीपे नहीं किया। कंपनी का अगेंस्ट पेनल्टी चेक कर लो, 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी व्हिचएवर इज लोअर।
से मैक्सिमम ये जा सकती है 10 करोड़ रुपए तक। अच्छा, रीपेमेंट डिपॉजिट का तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसके अलावा ये लगने वाला है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बाकी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में तो है ये, साथ में जिसने जानबूझ के किया हुआ, ऑफिसर्स के अगेंस्ट में 5-7 साल का जेल है और मिनिमम फाइन 25 लाख का है, जो मैक्सिमम 2 करोड़ तक जा सकता है। और अगर पता लगे कि ऑफिसर ने जानबूझ के किया है, नोइंगली किया है, विलफुली किया है, तो 447 में, ठीक है, डिसीव किया किसको, कंपनी को, शेयर होल्डर को, डिपॉजिटर्स को और क्रेडिटर्स या टैक्स अथॉरिटीज को, सब किसी के भी साथ चीटिंग कर लिया, तो 447 में भी आप जाने वाले हो, बराबर। और एवरी कंपनी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उन्हीं कंडीशंस पर रीपे करेगी जो एग्रीमेंट की थी। टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो ये डिपॉजिट्स के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। अभी डिपॉजिट के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा मैं, तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस हम एक साथ में भी देख लेंगे कि प्रीवियस टाइप के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और ज्यादा हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। चलिए जी, अब अगला चैप्टर मेरे पास में आ गया, जो चैप्टर है सीधा सीधा सा रजिस्ट्रेशन का। तो आइए आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ लेकर के चलता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, हाँ जी। तो सर ये चार्जेस का, रजिस्ट्रेशन का सर हमारा क्या टॉपिक है सर, इसको बता दीजिए सर, समझा दीजिए सर। बच्चे इन चैप्टर से किधर भी घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चैप्टर्स हो जाएंगे, बराबर। तो आइए इन चैप्टर्स के ऊपर अब हम लोग करते हैं हमारी बातचीत। चलो जी, शुरू करते हैं फटाफट से। यानी इस सीरीज का आखिरी चैप्टर है, कुछ सेक्शन इसमें भी गायब है बच्चों। 81 85 पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने को पढ़ना पड़ेगा। जोरदार पॉइंट है, धुआंधार पॉइंट है, पढ़ते हैं। डेफिनेशन सबको पता है बच्चों, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज होता है। जो एसेट परमानेंटली सारी एसेट्स के ऊपर होता है, दे आर कॉल्ड फिक्स चार्ज। एक तरह से एसेट्स पर लियन है। फ्लोटिंग चार्ज जो सारी एसेट के ऊपर फ्लोट होगा। अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ के आए हो कि जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड वाले, उनके पास में फिक्स चार्ज होता है। और फ्लोटिंग चार्ज वाले वो हैं जिनको बस अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट मिलेगा, जो सारी एसेट्स के ऊपर होता है, ये अपने को पता है, बराबर। नाउ व्हाट इज फिक्स चार्ज, सेम पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। फ्लोटिंग का डेफिनेशन कोई खास बात है नहीं, कोई स्पेसिफिक चार्ज किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। छोटे मोटे लोन के लिए हम फिक्स चार्ज तो दे नहीं सकते, तो वहां एसेट का फ्लोटिंग चार्ज दे देते हैं कि भाई कभी लोन का पेमेंट नहीं हुआ तो उस केस के अंदर आप जो है उन एसेट से पैसा ले सकते हो, बराबर। फिर एक बढ़िया पॉइंट आता है सर, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, जहां पे हम लोग फिक्स चार्ज को, सॉरी, फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सर के एसेट देते हैं ना, एसेट नहीं देते। जिस एसेट के ऊपर हमने आपको फ्लोटिंग चार्ज दिया है, आप कोड को अप्लाई कर सकते हो और उस एसेट पर अपना राइट क्रिएट कर सकते हो, उसको आगे सेल होने से रोक सकते हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो जिससे वो एसेट्स जो है वो आपके पास में रुक जाए। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। फिक्स चार्ज में तो टेंशन नहीं, किसी लैंड पर होगा, बिल्डिंग पे होगा, उसमें भी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज है, तो फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। एक ही एसेट पे फिक्स भी और फ्लोटिंग भी है, तो फिक्स को प्रायोरिटी मिलेगी, सबको पता है, बराबर। हाँ, अगर कभी भी फ्लोटिंग वाले को लगे कि भैया कंपनी ने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जारी है, रिसीवर अपॉइंट वहां पे हो चुका है, या डिपॉजिट, ये जो चार्ज होल्डर है उनको पेमेंट जो करने में डिफॉल्ट हो रही है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में, तो आप इस तरह की चीजों को काम में ले सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही सिंपल क्या है, फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज ऑन एसेट, जिस एसेट पर आपका चार्ज है उसको कन्वर्ट करवा देना, बराबर। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज देना नहीं है, आप लोग ध्यान रखोगे, सिंपल सा हमारा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। कंपनी अब वो एसेट के अंदर डील नहीं कर पाएगी। डिफरेंस हमने आपको दे रखा है, लीगल चार्ज है, इक्विटेबल चार्ज है, क्योंकि सब पे समान होता है, बराबर। ये स्पेसिफिक एसेट पे होता है, इसमें कोई एसेट स्पेसिफिक तो है नहीं। कंपनी उन एसेट में डील नहीं कर पाएगी, बराबर से। इसमें बिल्कुल फ्री, आप आराम से परचेज करें, सेल करें, कोई टेंशन नहीं है। फिक्स एसेट को फ्लोटिंग के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देंगे और इनको सेकेंडरी मिलेगा, सबको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बनता है वो रजिस्ट्रेशन है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मेनली आपको पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है। तो सर इसमें क्या है, एनी चार्ज क्रिएटेड, समझना आप, टाइमिंग इसमें बहुत जबरदस्त दे दिए गए हैं आपको। पूरा टाइमिंग वाला पॉइंट पिछली बार का हमारा अमेंडेड पॉइंट है, तो अच्छे से पढ़ लो। चाहे चार्ज इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर हो, एसेट चाहे कहीं पर भी सिचुएटेड हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, जो भी कुछ कंपनी का एसेट है और कहीं पर भी अगर चार्ज पे जा रहा है, मतलब चार्ज का मतलब लोन के अगेंस्ट में एसेट को मॉर्गेज करना, सिंपल है। बैंक से लोन लिया, बैंक बोलेगी ऐसे लोन नहीं देंगे, तो ये लो सर प्रॉपर्टी के पेपर पकड़ लो, इट्स कॉल्ड सिंपली चार्ज। लेकिन आपको आरओसी के पास उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 30 दिन में, इसको क्रिएशन बोलते हैं। तो क्रिएशन के 30 डेज में आरओसी के पास उसको रजिस्टर्ड करवाओ सर, ओके। अब अगर नहीं करवा पाए तो प्रोविजन समझना बहुत धुआंधार है, धांसू प्रोविजन है, बराबर से। The registrar may on application by the company allow such registration। अभी किसी को लगे कि सर हमको तो ये डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो मैं आपको लिंक के अंदर May 20 के जो अमेंडमेंट्स के मेरे नोट्स है, अमेंडमेंट की जो क्लास है वो भी डाल दूंगा, चलो May 20 की भी डाल दूंगा।
तो उससे क्या होगा कि इस टॉपिक को आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे रेगुलर स्टूडेंट के पास वीडियोस भी पड़े हुए हैं, इस टॉपिक पे जाइए, इसको पर्टिकुलर उठा के देखिए। लगता है सर वहां कौन जाके ढूंढेगा, तो मैं आपको मिड 20 का अमेंडमेंट क्लास भी डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए जी, तो बच्चों, द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी, अब समझना, इन केस ऑफ अ चार्ज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ क्रिएशन। यानी कि समझना, बहुत सीधी सी बात हो गई, अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, तो आपको क्रिएशन से 300 दिन, 30 दिन तो चले गए, 30 दिन में करवा नहीं पाए, तो अब हम कितने दिन में करवा सकते हैं? प्रैक्टिकली देखो तो क्रिएशन से 270 दिन आपको और मिल रहे हैं, लेकिन अपने को लिखना है 300। हमारे लिए बड़ी समस्या ये खड़ी हुई, सर ये जो लिखा है कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ये हुआ कब? ये हुआ बच्चों, ये दे रखा आपको 2 नवंबर 2018 जो है, इस दिन ये एप्लीकेबल हुआ। तो अगर उससे पहले का चार्ज है, आपने उससे पहले चार्ज क्रिएट किया, 30 डेज के अंदर, अगर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो क्रिएशन से आपको 300 दिन का टाइम मिलने वाला है। आगे पढ़ो। If the registration is not made within the period specified, the registration of the charge shall be made within 6 months from the commencement of the company's amendment 2019 on payment of such additional fees as may be prescribed, and different fees may be prescribed for different class of companies। अब हमने कहा सर ये क्या हो गया, समझना, इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट, तो हमने आपको क्रिएशन से 300 दिन का टाइम दिया, लेकिन आगे क्या बोला, if the registration is not made within period specified, the registration of charge shall be made within 6 months from the date of commencement of company's amendment ordinance on payment of additional fees भी आपको देनी पड़ेगी। ये सब हमने आपको बोला। तो हमने कहा सर एक तरफ 6 महीने कह रहा है, एक तरफ 300 दिन कह रहा है, सर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया इसके अंदर? बहुत सीधा सा है, उससे पहले के अगर चार्जेस हैं तो हमने आपको सीधा सीधा सा 6 मंथ्स का टाइमिंग यहाँ पे दे दिया, और मैक्स से मैक्स हमने आपको 300 दिन का टाइमिंग क्रिएशन से दे दिया। उसके बाद में ये होने वाला नहीं। अब फर्क समझो, यहाँ क्रिएशन से 300 दिन है, यहाँ कमिंसमेंट से 6 महीना है, बराबर। तो दोनों में से जो भी पहले चीज हो गई वो अप्लाई हो जाएगी। बहुत सीधा सीधा सा है भाई, क्रिएशन से 300 दिन, और इस बीच में जब एक्ट उससे पहले का था तो आपको 300 दिन का टाइम हमने दे दिया, बराबर। लेकिन साथ में क्या बोल दिया, इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन पीरियड स्पेसिफाइड टू द रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट से 6 महीने का ही टाइम मिलने वाला है, और यूं क्रिएशन से हम आपको 300 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो जो भी चीज पहले आ जाएगी उस वक्त आपको करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट, अगर उसके बाद कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है 2 नवंबर 2018 के बाद में अगर कुछ भी हो रहा है, तो आपको सिंपल टाइम दिया गया है कितना, 60 डेज ऑफ सच। ये 300 दिन वाला तो हमारा पुराना प्रोविजन वैसे भी था, ये पुराने से 300 दिन मिले हुए थे, लेकिन अभी ये अप्लाई होने के बाद हमने कहा जिस दिन ये एप्लीकेबल हुआ ना 2 नवंबर 2018, यहाँ से 6 महीने की हमारी डेडलाइन है भाई, उससे आगे जाने की परमिशन आपकी नहीं है। बाकी तो हम 300 दिन आपको दे रहे थे, उसके बाद के जो भी है, उसके बाद के लिए सीधा सीधा सा 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। समझ रहे हैं आप बात को? तो पहले 30 दिन में नहीं करवा पाए तो क्रिएशन से 60 दिन, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे भी 30 डेज मिलने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो, बराबर। If the आगे क्या लिखा, if the registration is not made within a period specified by the registrar on application, allow such registration to be made within a further period of 60 days after payment of advance fees as may be prescribed। बहुत सीधा सा है, यानी एक और हो गया, तो 3 लिमिट हो गई, पहले 30 डेज, फिर क्रिएशन से 60 डेज, तो प्रैक्टिकली 30 आपको मिले, और उसमें भी अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो फर्दर पीरियड आपको 60 डेज का और मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रार का स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पुराने वाले के लिए अलग सिस्टम है, क्योंकि 300 दिन का पहले से मिला हुआ था, लेकिन बाद में कह दिया कि कमिटमेंट से 6 महीने के अंदर करवा लो भैया, उसके बाद नहीं होगा, तो वो हमारी लिमिट हो जाएगी वहां पे फाइनल, बराबर। यहाँ पे अगर बात के हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं, पहले 30 दिन, नहीं तो क्रिएशन से, देखो क्या क्या बोला भाई, पहले 30 दिन, नहीं तो क्रिएशन से 60 दिन, तो प्रैक्टिकली 30 ही मिले, 60 दिन हुए टोटल। तो और इसमें भी नहीं करवा पाते हो तो आरओसी की परमिशन लेके एक्स्ट्रा फीस देके फिर 60 दिन आपको और मिल सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत सीधा सीधा सा नोटिफिकेशन का हो गया। ये सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी सच चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, आरबीआई अगर कुछ चीजों पे नहीं लगाने को बोले ये प्रोविजन, तो उस पर नहीं लगेंगे, अदरवाइज सब पे लगने वाले, अपने को ध्यान रखना है। फिर बच्चों सिंपल है, रजिस्ट्रार को जब इन्फॉर्म करोगे तो रजिस्ट्रार उसका सर्टिफिकेट आपको दे देगा, आप तो कुछ टेंशन है ही नहीं, बहुत सिंपल है। अब एक सेक्शन और 78 जोरदार आता है हमारे पास में, सर इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर।
कई बार क्या होता है, देखो चार्ज का मतलब हो गया सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बदले में एसेट हमने मॉर्गेज कर दी, इट्स कॉल्ड सिंपल चार्ज, और कुछ है ही नहीं। आरओसी के पास जो टाइम पीरियड बोला उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं करवाओगे तो वो लोन जो है वो सिक्योर की जगह अनसिक्योर हो जाएगा, समझिएगा। तो इसमें बड़ी टेंशन कंपनी को तो खाली पेनल्टी की टेंशन है, लोन देने वाले को टेंशन है कि उसका लोन सिक्योर से अनसिक्योर हो जाएगा। अगर कंपनी का चालू हो गया वाइंडिंग अप, वो खुद भागेगा कि यार मैं ही करवा दूं रजिस्ट्रेशन। तो सिचुएशन क्या होगी जब कंपनी 30 दिन, अच्छा कंपनी को वैसे तो आपने 30 प्लस क्रिएशन से 60 प्लस 60 का टाइम और दिया, जो लेटेस्ट लिमिटेड है वो लिमिट है वो बोल रहा हूं मैं, पुरानी वाली भी ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन यहां लॉ ने पावर दे दिया पहले 30 दिन के अंदर ही, अगर पता लग गया लोन देने वाले को कि कंपनी ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो कंपनी को गोली मारो, वो तो खुद ही पहुंच जाएगा, साहब रजिस्ट्रेशन कर दो, चार्ज होल्डर खुद ही अप्लाई कर देगा, कोई टेंशन उसको है। अब ऐसे में आरओसी क्या करेगा, जैसे ही इसका एप्लीकेशन आएगा आरओसी फटाफट कंपनी को बोलेगा बदमाशों बेशर्मो, जिम्मेवारी तुम्हारी थी, ये बेचारा आ गया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तुम करवाओ, बराबर। तो कंपनी शर्म के मारे करवा देगी, अरे सर आपने बोल दिया, वो पहुंच गए, गलती हो गई, हम ही करवा देते हैं, या और सफिशिएंट कॉज दे देगा कि क्यों नहीं करवाया भाई, कि क्यों नहीं करवाना, हमको कॉज दे देगा, बराबर। तो कैसे भी करके मैटर आरओसी को पता लगना चाहिए। अगर कंपनी फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है तो रजिस्ट्रार चार्ज होल्डर की बात मान के रजिस्ट्रेशन कर देगा विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। कंपनी को जो नोटिस दिया, कंपनी को एक जवाब का टाइमिंग हम लोग दे देंगे, 14 डेज का टाइमिंग दिया, नहीं आया तो फिर उसकी एंट्री वो कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा। सर फीस की रिकवरी का क्या चक्कर है, बहुत सीधा सीधा सा हो गया बच्चों, जो फीस होगी कंपनी की जिम्मेवारी थी। तो चार्ज होल्डर का अगर कोई फीस था बच्चों, चार्ज होल्डर का अगर कोई फीस उसने पे किया ही होगा, बट ऑब्वियस रजिस्ट्रार को वैसे भी 30 दिन का टाइम निकल चुका है, तो फीस और एडिशनल फीस पे करनी होगी, वो सारा का सारा कंपनी से रिकवर कर लेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, 77(2) में ध्यान रखना है। ऐसा ही मॉडिफिकेशन के अंदर है। सेक्शन 79 कहता है द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज शैल आल्सो अप्लाई टू मॉडिफिकेशन। बच्चों टर्म्स कंडीशन में कोई चेंज अगर हो रहा है किसी भी तरह का, एक होता है मॉडिफिकेशन, एक होता है सेटिस्फेक्शन, एक होता है क्रिएशन। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस किए, सेटिस्फेक्शन का मतलब लास्ट में पेमेंट वेमेंट सब क्लियर हो गया, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी पड़ेगी। तो एनी चार्ज जो 77 में रजिस्टर्ड किया अगर चेंज होता है तो कंपनी का ड्यूटी आरओसी को इन्फॉर्म करे मॉडिफिकेशन के बारे में। एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों, आइए मॉडिफिकेशन के एग्जांपल देख लो। हमने कहा वेरीफाई एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग चार्जेस, बराबर। फिर हमने कहा चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किया, रीपेमेंट के शेड्यूल में चेंज कर दिया, कोई पर्टिकुलर रिलीज ऑफ चार्ज, ये एसेट जो थी, सॉरी पार्शियल रिलीज कर दिया, पूरी एसेट नहीं, कुछ एसेट का पार्ट आपने रिलीज कर दिया लोन के अगेंस्ट में जो था, तो ऐसा कुछ भी अगर है तो आरओसी को बताओ और आरओसी उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब किसी ने पूछा सर इसके बारे में भी वो थर्ड पार्टी खुद ही कर सकती है क्या, कर सकती है, सेम प्रोविजन फॉलो होंगे, बराबर। फिर नोटिस ऑफ चार्ज, अच्छा पॉइंट है बच्चों, जैसे हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, एवरी पर्सन हु डील विद कंपनी इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज नॉलेज अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बिल्कुल वैसे ही बच्चों कंपनी के साथ जो कोई डील कर रहा है ये माना जाएगा कि उसको चार्ज के बारे में पता है। सपोज करो मेरी कंपनी ने एसेट मॉर्गेज कर दी, एसेट मॉर्गेज करके बैंक से पैसा ले लिया, अब वही एसेट अगर मैं किसी को बेच दूं, कैसे भी बेच दूं भाई, आप कहोगे सर वो पेपर तो वहां रखे हुए हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है, पेपर मेरे पास ही है, मैंने बेच दी, तो लॉ ये मान के चलेगा कि जिसने परचेज की उसको पहले से पता था कि एसेट चार्ज पर है। सर कैसे पता करता, जैसे आर्टिकल्स का पता करता है उसको पता कर लेना चाहिए था आरओसी के ऑफिस से, नहीं तो कंपनी नहीं, यहाँ पे वो पर्सन ही मरने वाला है बेचारा, बराबर से, क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि उसको इस बारे में पता था अच्छी तरह से कि ये एसेट जो है वो चार्ज पर है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल हो गया बच्चों। 81 वाला सेक्शन कोर्स में नहीं है, हटाओ। सेटिस्फेक्शन का मतलब अब पेमेंट की तरह से हो गया, व्हेनेवर एनी चार्ज इज सेटिस्फाइड इन फुल द कंपनी शैल बी गिवन एन इंटीमेशन टू द आरओसी। जब पेमेंट हो जाता है बच्चों, चार्ज खत्म, अब चार्ज खत्म का मतलब क्या होता है, या तो पेमेंट हो जाए या फिर पेमेंट नहीं हो पाए तो एसेट सामने वाला रख ले, तो 30 डेज के अंदर आप इसकी इंफॉर्मेशन सेम आरओसी को दोगे। 30 दिन में नहीं दे पाते हो तो अभी तो वही प्रोविजन है, 300 दिन ऑफ पेमेंट के अंदर आप दे सकते हो। तो पेमेंट से 30 दिन नहीं तो पेमेंट से 300 दिन, यहाँ पे भी 270 दिन एक तरह से आपको मिल रहे हैं, बराबर। एडिशनल फीस जो भी है देनी पड़ेगी। अच्छा कंपनी भी होशियार है, कंपनी क्या, सॉरी आरओसी भी होशियार है, वो क्या करेगा, कंपनी जब इन्फॉर्म देगी तो कोई कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही है, तो बच्चों को एक नोटिस भेजेगा, नॉट लेस देन 14 डेज, कम से कम 14 डेज का, ज्यादा 15-20 दिन का भी हो सकता है, कम से कम 14 दिन तो टाइम देगा, जिसमें वो जो चार्ज होल्डर है जिसने हमको, अच्छा चार्ज होल्डर में बार बार किसको बोल रहा हूँ, जिसने हमको लोन दिया, लेंडर, वो
कंफर्म कर दे कि भाई पेमेंट हुआ नहीं हुआ, उसके लिए हम 14 डेज का टाइमिंग देंगे। उसकी तरफ से जवाब आ गया हाँ सर पेमेंट आ गया, या 14 दिन का जो टाइम दिया उसमें जवाब ही नहीं आया, तो फिर हम एंट्री कर देंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि पहले से ही कंपनी क्या करती है कि साथ में क्रेडिटर का या जो लेंडर है उसका सर्टिफिकेट साथ में लगा देती है, कंफर्मिंग वाला लेटर, कि हाँ सर पेमेंट हो गया, तो भैया पेमेंट हो गया, कहानी खत्म हुई। बराबर, सिंपल सी बात है। चलिए जी, फिर बच्चों आया पावर टू रजिस्टर टू मेक एंट्री। सेक्शन 83 क्या कहता है? सिंपल 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 बच्चों, रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी है, आप खुद ही पढ़ लोगे, 30 दिन में एंट्री हो जानी चाहिए, इन सब चीजों की रजिस्टर में एंट्री होती है। फिर उसके बाद में अगला सेक्शन आता है, जब बच्चों कोई भी एसेट है, अब कंपनी लोन नहीं पे कर पाई, सुनना, कंपनी लोन पे नहीं कर पाई, तो वो जो बोरोवर है, जैसे वो विजय माल्या ने नहीं चुकाया बैंक का पैसा, तो बैंक क्या करेगी, कोर्ट को बोलेगी सर रिसीवर अपॉइंट करो। बराबर, तो जो रिसीवर अपॉइंट होगा उसके 30 डेज में उसकी इन्फॉर्मेशन आरओसी को दो। अब रिसीवर, कंपनी लिक्विडेशन हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, रिसीवर का मतलब होता है वो जो एसेट मॉर्गेज पर रखी है वो उनको बेच करके पैसा दिलवाएगा। तो जब वो अपॉइंट हो रहा है तब भी आरओसी को बताओ, जब वो टाटा बाय बाय हो रहा है तब भी आप आरओसी को इन्फॉर्मेशन दो। जब वो सीजिंग हो जाए, द पर्सन शैल गिव नोटिस टू द कंपनी इन आरओसी। तो इफ एनी पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज ऑफ कंपनी, ही शैल का मतलब वो पर्सन जो है वो अपने अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन कंपनी को भी देगा, आरओसी को भी देगा और जाने की भी देगा। अपने को ध्यान में रखना है बच्चों, 85 भी नहीं है आप लोगों के, हट गया, मजे आ गए, फर्स्ट क्लास काम हो गया। चलिए जी, 86 का पेनल्टी आप खुद ही पढ़ोगे भाई, सेक्शन फॉलो नहीं होता है तो क्या करना है। मैं आखिरी सेक्शन पढ़ा देता हूं, सेक्शन 87, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रेक्टिफिकेशन बाय सीजी इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट the omission to give intimation to registrar of payment or satisfaction of charge within time required under this chapter। बच्चों सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये पॉइंट क्या है, रेटिफिकेशन बाय सीजी, वो जो चार्ज रजिस्टर है उसको चेंज करना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आरओसी को इंटीमेशन देना भूल गए, पेमेंट के बारे में, सेटिस्फेक्शन के बारे में जो रिक्वायर्ड था, बराबर, और जो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट या पर्टिकुलर जो हुआ, वो फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच चेंज और मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम सेटिस्फेक्शन एंट्री इन परसुएंस ऑफ 82 83 वाज एक्सीडेंटल और ड्यू टू एन एडवर्टेंस और सम सफिशिएंट कॉज और नॉट इन नेचर ऑफ प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। कई बार क्या होता है बच्चों की कुछ कंडीशंस, हमने नाम से पता लग रहा है आपको, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है उसमें अमेंडमेंट करना है, रेक्टिफाई करना है। तो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई कि भाई जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी थी वो आप नहीं दे पाए, बराबर, ना तो क्रिएशन की, ना पेमेंट की, ना सेटिस्फेक्शन की, बाई चांस। और ऐसा ओमिशन जो आपका हुआ है वो कहीं पर भी किसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं था, बराबर, समझ रहे हैं आप बात को। द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार विद रिस्पेक्ट टू एनी सच चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑफ विद, ये किस बारे में बात हो रही है, हमने कहा क्रिएशन के बारे में, उसके अलावा 82 83 में जो आपने पढ़ा सेटिस्फेक्शन वगैरह के बारे में, बराबर। और वो जो कुछ भी ओमिशन हुआ या जो मिस स्टेटमेंट हुआ बच्चों, समझो 2 पॉइंट लिखे हैं, या तो ओमिट ही हो गया, दे नहीं पाया, या जो दिया वो गलत इंफॉर्मेशन आपने दे दी और ऐसा एक्सीडेंटली हुआ है, जानबूझ करके नहीं किया है, इससे क्रेडिटर, शेयर होल्डर या कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड, जो भी हो सकता है इनमें से, शेयर होल्डर हो, चाहे ये डिपॉजिट होल्डर हो या कोई भी, बराबर, जो चार्ज वाला है, चार्ज होल्डर हो सकता है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी उसको ठीक लगे। क्या लिखा है बच्चों आगे, डायरेक्ट दैट द टाइम फॉर गिविंग ऑफ इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड, बराबर। वो जो पेमेंट का टाइमिंग था उसको, मतलब पेमेंट का नहीं, वो जो इंटीमेशन का टाइमिंग था, डायरेक्ट द टाइम फॉर गिविंग इंटीमेशन ऑफ पेमेंट सेटिस्फेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड, जो भी उनको ठीक लगे रेक्टिफाई करने का ऑर्डर कर देगा, एज द केस में भी रिक्वायर दैट द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट शैल बी रेक्टिफाइड। तो सर इसमें हुआ क्या है बच्चों, जो चार्ज का रजिस्टर था उसमें टाइम पे एंट्री नहीं हो पाई है, तो लेट हो गए, तो उसमें भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज होल्डर करे चाहे कंपनी करे, दो में से कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, चार्ज होल्डर ही होता है जनरली, यूं शेयर होल्डर वगैरह भी हो सकते हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड पर्सन, कंपनी में तो इंटरेस्ट है ही उनका। तो वो जैसे अपन ने वहां पढ़ा था रजिस्टर में चेंजेस के लिए अप्लाई करना, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज ओमिट हो गई, कोई चीज मिस स्टेटमेंट वहां पे लिख दिया है, तो हम अप्लाई करेंगे कि सर थोड़ा सा टाइमिंग हमारे लिए एक्सटेंड किया जाए और परमिशन दी जाए कि हम चेंज करें, तो दे देंगे और उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो बच्चों टॉपिक यहाँ पे आगे खत्म हो गया। अब आइए फटाफट से आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस में बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नवंबर 19 का हमारा जो पेपर है उसके क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताए भी हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे हिसाब से, आइए
चार्जेस और डिपॉजिट दोनों के क्वेश्चंस में आपको बताने जा रहा हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। फोर्थ का ये जो पार्ट है अपने किया भी और आप लोग कई बार पूछते भी हो मुझसे कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट, डेफिनेशन पूछ लिया आपसे और कमेंट करने को बोला इन सिचुएशन के ऊपर समझना। ₹5 लाख रेज बाय ऋषि लिमिटेड थ्रू इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ कंपनी और लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशंस, बराबर। तो आपको पूछा बताओ ये डिपॉजिट है कि नहीं है। तो बच्चों डिबेंचर्स के थ्रू अगर पैसा आया है तो इसका मतलब है वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, अपने को तो ये लगता है, बराबर लिख देते हैं चलो क्योंकि ऊपर ने पढ़ा है। फिर ₹2 लाख रिसीव फ्रॉम टी, जो एम्प्लॉई है ऑफ द कंपनी जिसकी एनुअल सैलरी 1,50,000 है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं भी दे रखा हो तो भी यही मानते हैं अपन। बच्चों 2 लाख रिसीव हुए जबकि उसका सैलरी 1,50,000 है, तो ये डिपॉजिट के अंदर आना चाहिए। अब सवाल है 50,000 ही आने चाहिए, पूरे 2 लाख आने चाहिए, देखते हैं। अमाउंट ऑफ ₹3 लाख रिसीव बाय ए प्राइवेट कंपनी, किससे, अपने रिलेटिव से, डायरेक्टर के रिलेटिव से, और डिक्लेयर बाय द डिपॉजिटर एज आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज मदर। उसने डिक्लेयर किया है कि मदर से उसने ये पैसा लिया है, तो हमने कहा था भाई वो डिक्लेयर करेगी किसी से उधार नहीं लिया, किसी और से नहीं लिया, ऐसा कुछ था, बराबर। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, आओ आपको इसका आंसर पढ़ाता हूं मैं कि इन्होंने आंसर में क्या लिखा। आइए देखिए, डिपॉजिट का डेफिनेशन दे दिया, पूरा पूरा डेफिनेशन आ गया। फिर in the first case ₹5 lakh raised by Rishi Limited through issue of non-convertible debenture on the assets of company and issued security exchange applicable not be considered deposit। पूरा पॉइंट आ गया आपका, अगर नंबर याद है सब क्लॉज तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख दो, पूरा काम हो जाएगा। सेकंड में बच्चों पहले तो क्वेश्चन रिपीट कर दो, आंसर बढ़ जाएगा, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट मार दो। This amount received by the company from employee Mr. T will be considered as deposit in terms of subclause 10 as amount received is more than annual salary, बराबर, और नॉन बेयरिंग है। तो इससे ये पता लग गया कि सिर्फ उतना 1.5 लाख तक के ऊपर का 50,000 नहीं, पूरा का पूरा डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अब बच्चों तीसरा पॉइंट पढ़ो, बढ़िया पॉइंट है, देखिए। In the third case, amount of ₹3 lakh received by a private company from a relative of director, declaring details of amount, so पूरा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। The amount received by the private company not be considered as deposit in the terms of this clause। बच्चों here as per requirement, relative of the director of private company from whom money is received furnish the declaration in writing to the effect that amount is given out of a gift received from his mother not being given out of funds। भाई आपसे ये पैसा आ रहा है, ये बकायदा आपको देना है, डिक्लेयर करना है कि किसी से बोरो नहीं किया आपने, वो जरूर आपको करना है, ना किसी का डिपॉजिट आया। लेकिन डायरेक्ट पॉइंट हमारा था कि इसको हम कभी भी यहाँ पे डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं ले सकते। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव होता तो ले लेते, उसमें डायरेक्टर का मना है, रिलेटिव का नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर रिलेटिव दोनों का मना है, तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई, अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं बच्चों, फटाफट से, जल्दी जल्दी से आपको मैं लेके चलता हूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस बार वाली हमारी जो आरटीपी है भाई नवंबर 20 की, हाँ उसमें 2 क्वेश्चंस दे के रखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों इसी के हैं, मैंने नोट करके रखा है आप लोगों के लिए ताकि टाइम वाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होने पाए, बस यहां से ये खुल जाए। चलिए जी, हो गया ओपन, चलो आओ। अब आपको फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th की तरफ लेके चलता हूं मैं, ताकि आप लोग देख लें कि हाँ भाई क्वेश्चंस क्या है। ये देखिए, ये रहा। हाँ 5th क्वेश्चन है, बताओ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों ट्रू और फॉल्स पूछे भाई, ट्रू एंड फॉल्स पूछे, आओ देखे ट्रू एंड फॉल्स में क्या है। डिपॉजिट का क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th इसी के ऊपर है। XYZ प्राइवेट कंपनी मे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60 लाख if the aggregate of paid up capital free reserve भी 60 लाख है। पर तो ये कह रहे हैं 100% एक्सेप्ट कर सकती है प्राइवेट कंपनी, हमने पढ़ा तो था हाँ कर सकती है, ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी which is eligible to accept deposit under section 76 of company cannot accept deposit from public exceeding 25%। ये तो गलत लग रहा है, वो तो 35% ले सकती है, क्या कहते हो। तो एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट लग रहा है। अभी आंसर चेक करते हैं, पहले 6 वाला भी देख लो, डायरेक्ट पूछ लिया। What are the power of registrar to make entries of satisfaction and release of charges in the absence of any intimation from the company। बच्चों कई बार सेटिस्फेक्शन की इंफॉर्मेशन कंपनी को मिलती नहीं है, मतलब आरओसी को अपने अभी देखा, और आरओसी खुद ही उसकी एंट्री कर लेता है पार्टीज को इंटीमेट करने के बाद में, बराबर कर सकता है, उसके पावर्स में है ये, बराबर से। तो आप देखिए आप यहाँ पे कि क्या इन्होंने दोनों के आंसर दे रखे हैं। आइए आपको भी पढ़ा देते हैं, बराबर। कौन सा था, 5th एंड 6th, या 5th वाला।
बच्चों फिफ्थ वाले में पूरा पॉइंट आ गया डिपॉजिट वाला, कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टुगेदर विद अमाउंट अदर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सच डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 35%, लेकिन प्राइवेट कंपनी को 100% है बच्चों, ये देखो 100% का पॉइंट लिख दिया, मतलब आपको पूरा लिखना है। नॉर्मल 35% है बराबर, प्राइवेट कंपनीज के लिए ये एग्जम्पशन एक तरह से 100% वाला है, वो भी पूरा लिख दिया, और गिविंग स्टेटमेंट इज टू 60 लाख ले सकते हैं, ट्रू है। सेकंड वाला बच्चों फॉल्स है सर, क्यों फॉल्स है सर बताओ सर, ये देख लो हमने क्लियर बोल दिया 35% लिया जा सकता है बच्चों, फर्स्ट का पैराग्राफ देख सकते हो, ये देखो 35% ये यहाँ पे ले सकते हैं, जबकि 25% लिया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, सीधा सा पॉइंट है। ये अगला वाला पॉइंट बच्चों, ये वो खुद ही इंफॉर्मेशन ले सकता है बराबर, अगर इन्होंने नहीं बताया तो डेप्ट अगर सेटिस्फाई हुआ, पेमेंट हुआ, तो दोनों पार्टीज को नोटिस दे देगा, अफेक्टेड पार्टीज को 30 डेज के अंदर खुद ही एंट्री करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। 83 के अंदर ये प्रोविजन अपना दे के रखा है, सेक्शन नंबर 83 में आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी, ये भी हमारा काम हो गया। देन उसके बाद में इस बार का जो हमारा एमटीपी है भाई, उसमें भी इसका क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सर कहाँ है इस बार का एमटीपी भाई, किधर है इस बार का एमटीपी, हमने लिया है क्या? अच्छा, इस बार का एमटीपी तो मैंने आपको पूरा करवा रखा है, पूरा करवा रखा है, चार्ज का छोटा सा क्वेश्चन है, वहां से आप लोग देख लेंगे, तो इस बार का एमटीपी तो मैंने आपको करवा दिया है। देन उसके बाद में मैं आपसे बात करूं एमटीपी मे 20 का, हाँ मे 20 के एमटीपी के अंदर भी दो क्वेश्चंस हैं। किधर गया भाई मे 20 का एमटीपी, ये रहा मे 20 का एमटीपी। चलिए पहले क्वेश्चंस दिखाता हूं, उसके बाद आपको आंसर्स के ऊपर भी लेके चलूंगा। चलिए जी, एमटीपी के अंदर आपको क्वेश्चन देके रखे हैं बच्चों, एक तो फोर्थ का बी पार्ट आपको देके रखा है। चलो 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 फटाफट लेके चलता हूं, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है भाई, समय नहीं है, समय नहीं है, समय की कमी है सर। ये रहा बच्चों फोर्थ का बी पार्ट, डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजन एज कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, सेम वही है। सबसे पहला, पोलस्टार ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना बराबर, हु इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, एडवाइस डिपॉजिट, बच्चों डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से पैसा आया सर, नहीं होना चाहिए, ठीक है चलो। इट इज एन ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी टू एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम, बच्चों हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, समझ लो टाइम टू टाइम रिन्यू करती है डिपॉजिट को, तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए अलाउ है कि नहीं सोच करके रखना, मैं आंसर बताऊंगा अभी। फोर्थ के बी को अपन अभी करने वाले हैं, फिर आपको मैं फिफ्थ का बी भी क्वेश्चन दिखा दूं, फिर ये आंसर एक साथ आपको बता देता हूं। फिफ्थ का बी बच्चों, ये देखो क्या पूछा इन्होंने, ये अभी वाला प्रोविजन, ये एमटीपी है हमारा मे 20 का, तो अभी बच्चों उस वक्त ये क्वेश्चन अमेंडमेंट पे आया नहीं था, इस बार चांसेस बनेंगे। briefly explain the provision enforced by the companies amendment act when a charge created before 2/11, बच्चों 2/11 से पहले हो तो क्या करना है, और नॉट रजिस्टर्ड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, 30 दिन में अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या करना है, 300 दिन का टाइमिंग क्रिएशन से, और 6 महीने का टाइमिंग इस एक्ट के चालू होने से हमने फाइनलाइज किया, वो प्रोविजन एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए, सीधा सीधा सा प्रोविजन है। पिछला वाला अमेंडमेंट क्लास आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लेना और क्लियर हो जाएगा। आइए मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके चलता हूं। हाँ जी, तो फोर्थ का हमारा ये पार्ट था, ये देखिए ये रहा फोर्थ, और कहां गया भाई क्वेश्चन नंबर फोर, थर्ड आया। हाँ जी, ये देखिए ये रहे आपके क्वेश्चंस, फोर्थ का बी पार्ट था ना, हाँ जी ये रहे, वो बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, पहले तो बच्चों पूरा लिख दिया इन्होंने, वो डिक्लेरेशन वाला पॉइंट डायरेक्टर्स वाला, मेनली बात थी क्या, द कंडीशन आर सेटिस्फाई 30 लाख नॉट बी डिटेल्स, बहुत सीधा से बच्चों 30 लाख डिपॉजिट नहीं होगा, क्लियर, पहले प्रोविजन पूरा दे दो, गिवन केस के अंदर फिर क्वेश्चन पूरा लिख दो, पहले प्रोविजन लिख दिया फिर क्वेश्चन पूरा लिख दिया, और फिर हमने क्लियर बोल दिया डायरेक्टर से पैसा आ रहा है तो नहीं होगा, बोर्ड रिपोर्ट में जरूर डिस्क्लोज कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है बच्चों, उसके लिए क्या करना है वो भी देख लो, सर ये कैसे पता लगेगा, ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग 73(1) नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट पब्लिक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड 5, ये देखो दिया है एक्सेप्टेंस रिन्यूअल डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। हाउएवर 73 स्टेट्स दैट क्या बोला बच्चों, सच प्रोहिबिशन विद रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये देख लो बच्चों, जो मैंने आपको कहा था, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके लिए परमिसिबल है ही नहीं, नेशनल हाउसिंग बैंक से जो कनेक्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, ये डायमंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है बच्चों, तो उस पर ये एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। इन अदर वर्ड दिस इज एग्जम्प्टेड कंपनी, और एग्जम्प्टेड है इसीलिए ही कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हमने यही तो कहा था
कि डिपॉजिट के प्रोविजन जो है उन पे लगेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल इस कंपनी, क्योंकि ये सारे प्रोविजन इन कंपनीज पर नहीं लगते, पूरा लिस्ट समझा दीजिए और आंसर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझ गए बात को। इस कंपनी को एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इनको ये सारा मैटर, अभी हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन के अंदर कि ये रिन्यूअल के प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे, मत करो भाई, आप वैसे भी एग्जम्प्टेड हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चे लोगों, ये हमारी सारी बात हो गई। फटाफट से इन 3 चैप्टर्स को तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को मेरे साथ में तैयार करिएगा। जल्दी से आपके साथ हम लोग वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा। तैयारी जबरदस्त करते रहिए, फिर मिलते हैं, क्लासेस चालू रहेंगे आगे, मैं लगता हूं आगे की तैयारी के ऊपर। बाय बच्चों।